हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? सभी अच्छे ही होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी सभी की। जो भी हम कर रहे हैं, डेली क्लासेस जो कर रहे हैं आप लोग, वो देख रहे हैं, ऐसा मैं मान रही हूँ। देख ली होंगी क्लासेस जितनी भी मैं करा रही हूँ। अगर नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट। तो चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बीएड की क्लासेस चल रही हैं, वो भी कंटिन्यू बेसिस पे। एक भी दिन का गैप हम नहीं ले रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा है कि रोज़ की रोज़ इन्फॉर्मेशन वीडियो ही बना रही हूँ मैं। सारी कंटेंट की वीडियो रहती हैं और सभी की पीडीएफ मैं आपको देती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है। तो बस आप पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए बस। ठीक है, क्लासेस मैं आपको देती रहूँगी। हर एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनकी तो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलती आ रही हूँ कि ये 4 सब्जेक्ट तो मैं कंप्लीट कराऊंगी। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट कराऊंगी। और पेडागोजिकल सब्जेक्ट में भी पहले बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस पहले कराऊंगी, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, आज करेंगे। कल हमने किया था ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं, टॉपिक क्या, 3rd यूनिट हमने पूरी ही की है। ठीक है, तो 3 यूनिट हमने इसकी कर ली है, बाकी की यूनिट आगे कर लेंगे। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की 5 यूनिट हम कर चुके हैं। फिलोसफी की हम 4 यूनिट कर चुके हैं, 4 में से कुछ टॉपिक रहते हैं, 4th यूनिट जो है। ठीक है, बाकी कंटेम्प्रेरी जो है ये सबसे पीछे चल रहा है, ये भी पूरा होने वाला है। इसकी हम 2nd यूनिट कर रहे हैं, 2nd यूनिट कल इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसकी 3rd यूनिट करेंगे। ठीक है, और अगर आप नए हैं चैनल पे, आपको पता नहीं है, तो जो हमारा फर्स्ट चैनल है लेट्स क्रैक, इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे यूपी टेट की मैं सीडीपी करा रही हूँ। वैसे तो गैप हो रहा है, अभी 3-4 दिन से क्लासेस नहीं हुई हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस इस चैनल पे है और मेरे गले में दिक्कत थी, तो 2 क्लासेस में एक साथ नहीं ले पा रही थी। ठीक है, और सीटेट की क्लासेस यहाँ ऑलरेडी हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सीटेट आएगा जुलाई में, तो इंग्लिश पेडागोजी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने कंप्लीट कराई हुई है। हिंदी पेडागोजी भी कराई हुई है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। मैथ पेडागोजी कंप्लीट कराई हुई है, और ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ उस पर। ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो होगा ही, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही होगा। बाकी बच्चों ने भी पढ़ी हैं, जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जब मैंने स्टार्टिंग की थी यूट्यूब की। ठीक है, तो और सीडीपी अब हम कर रहे हैं, इसकी 20 से 25 क्लासेस हम कर चुके हैं। तो जो आप बीएड कर रहे हैं, ये ना सोचें कि सिर्फ बीएड का ही पढ़ेंगे। अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट ईयर वाले सीटेट वगैरह में अप्लाई नहीं करते थे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जब आप अपीयरिंग में आते थे, यानी 2nd ईयर में आते थे, उसके बाद आप फॉर्म डालते थे। लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया, अब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आपने बस एडमिशन ही क्यों ना लिया हो। ठीक है, एडमिशन आपने ले रखा हो, फर्स्ट ईयर में हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, आपका बीटीसी हो, कुछ भी, कहीं से भी आप बीएड कर रहे हैं, चाहे सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयरली वाइज हो, सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार यहाँ देखना है, एक बार यहाँ वीडियो देखनी है, कंटिन्यूटी में आपका प्रोसेस चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को आपकी सीडीपी हो गई, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अगर आपको कहना है, आपकी क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जिसके पास टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं कॉलेज विद भावना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से जा सकते हैं। और अगर आपको नहीं जाना आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे पिन कर देती हूँ। और बाकी लोग भी, और भी स्टूडेंट इतने एक्टिव हैं कि वो भी बता देते हैं कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, जैसे कि पूजा है, किसी को बता रही थी कि पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलती है। तो जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल मेरे घर जैसे हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। हम आज करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, यूनिट 2 इसकी चल रही है। फर्स्ट यूनिट जो है एजुकेशन इन इंडिया, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ी थी क्या, वैदिक एजुकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, बुद्धिस्ट एजुकेशन कर लिया है, और मेडाइवल पीरियड यानी मुस्लिम एजुकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी लेंदी यूनिट है, काफ़ी बड़ी है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, यूनिट 2 में हमने क्या है, मैकाले माइन्यूट्स को पढ़ लिया है, जो कि हर बार ज़्यादातर 3 बार अब तक आ चुका है। वुड्स डिस्पैच 2-3 बार आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में।
ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हंटर कमीशन। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, शायद शॉर्ट में पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की आशंका है कि भाई पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस यूनिट का नाम है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। और जो थर्ड यूनिट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के जितना भी प्रोसेस है वो सारा उसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कोठारी कमीशन है, एनईपी आई थी 1968 वाली, वो सारी क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद का सारा प्रोसेस। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर में जो पिछले 5 साल के अंदर टॉपिक पूछे गए हैं हम वो टॉपिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में तो हम क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं और कहीं हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जहां मुझे लगता है कि मुझे टॉपिक कराना चाहिए वहां टॉपिक करा रही हूँ, जहां मुझे लगता है कि क्वेश्चन कराना चाहिए वहां मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसे कि मैंने इसमें क्या है, मैंने इसमें टॉपिक कराए हैं। इस वाली बुक में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, उसमें मैंने टॉपिक कराए हैं क्योंकि वहाँ टॉपिक की ज़रूरत है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे टॉपिक वही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हंटर कमीशन है, ये लिख देती हूँ मैं ऊपर, मैंने लिखना भूल गई। हंटर कमीशन, तो जो वुड्स डिस्पैच आया था उसी को ही एक तरीके से इम्प्रूवमेंट करने के लिए हंटर कमीशन आया था। मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, जो उसमें प्राइमरी में एजुकेशन दी गई, जिस तरीके से सारा स्ट्रेटम सारा फॉर्मेट बनाया गया, उसी में कुछ चेंजेस के लिए हंटर कमीशन को लाया गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फरवरी 1882 में जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, रिपन उस टाइम पे थे, इन्होंने विलियम हंटर को नॉमिनेट किया फर्स्ट इंडियन एजुकेशन का चेयरमैन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या है, हंटर कमीशन बोला गया। ठीक है, इस कमीशन में क्या है, इस आयोग को भारतीय शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव प्रस्तुत करने थे। यानी जो ये आयोग आया था, जो ये हंटर कमीशन आया था, ये किस लिए आया था, जिससे कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो सके, प्रोग्रेस हो सके और अपने कुछ सजेशन ये दे सकें। ठीक है, आयोग ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया, यानी पूरे देश में ये देखा इन्होंने जाके, जितने भी एकेडमिशियंस थे यानी जिन्होंने एकेडमी खोली हुई थी उनसे मिले थे, सारे जितने भी आर्टिकल थे एजुकेशन के उनकी सारी स्टडी की, देखा कि कहाँ किस जगह कमी है और किस जगह चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो 600 पेज की एक रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 1883 में। ठीक है, तो क्या क्या मुद्दे थे जांच के, मतलब जो रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट की थी उसमें जांच के मुद्दे क्या थे, यानी कौन से पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत थी। कि इन्होंने देखा, पूरा एग्जामिन करा, पूरी जांच की किसकी, वुड्स डिस्पैच की, जो हमने पढ़ा था 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है उसकी इन्होंने जाँच की कि वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट का मतलब है कितना प्रोसेस स्कूलों में चल रहा है। जैसे कि अब नई एनईपी आई है तो नई एनईपी में बहुत सारे रूल हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट अभी तक भी नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है यूपी में तो पता नहीं 10 साल लगेंगे, तो यूपी में प्रोसेस बहुत लेट चलता है। इसी तरीके से जो वुड्स डिस्पैच आया 1854 का, उसकी इन्होंने पूरी जांच की कि भाई खाली आके किताब बंद हो गई या फिर स्कूलों में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, टू प्रेजेंट मीनिंगफुल सजेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना। यानी इनका जो फोकस था पूरा वो प्राइमरी एजुकेशन पे था कि भाई प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, फाउंडेशन होता है, बेस होता है हमारी एजुकेशन का। अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हम आगे तक अच्छे ही होते जाएंगे, मतलब नींव अच्छी होनी चाहिए। तो इनका मानना था कि प्राइमरी एजुकेशन विकसित होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन का विकास होना चाहिए, अच्छी तरीके से प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, टू रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट स्कूल्स इन द एजुकेशन ऑफ द कंट्री, यानी देश की शिक्षा में राजकीय विद्यालयों की योगदान की समीक्षा करना, ये जांच के विषय थे सारे। टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, यानी देखना कि कितना डेवलपमेंट और कितनी प्रोग्रेस हो रही है प्राइमरी एजुकेशन की, सेकेंडरी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की। ठीक है, और जो हमने मिशनरी स्कूल के बारे में पढ़ा था वुड्स डिस्पैच के अंदर, जिसमें इन्होंने कहा था कि बाइबल को क्या है, कंपलसरी पढ़ाया जाना चाहिए। बाइबल जो है इनका ग्रंथ है, यानी रिलीजियस एजुकेशन अगर दी जाए तो बाइबल पढ़ाई जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसका भी रोल देखा, मिशन स्कूल का क्या रोल है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर आपने वुड्स डिस्पैच नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए वुड्स डिस्पैच और मैकाले माइन्यूट की जो क्लासेस मैंने कराई हैं उन्हें आप देख लें तो आगे का आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना, यानी एजुकेशन सेक्टर का निर्माण करना। ठीक है, तो अब कौन कौन से सजेशंस इन्होंने दिए एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि डिक्लेयर हुई वुड्स डिस्पैच के द्वारा।
The commission more or less supported the education policy declared in Wood Dispatch 1854, यानी थोड़ा बहुत सपोर्ट इन्होंने किया, कहीं ज़्यादा भी किया कहीं कम भी किया, जो एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी वुड्स डिस्पैच के द्वारा। ठीक है, इन्होंने पूरा रिमार्क दिया, पूरी पॉलिसी को देखा, लेकिन वो जो पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई। ठीक है, यानी बना तो दी, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया कि इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, इस तरह की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट नहीं की गई स्कूलों के अंदर। ठीक है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गेव सम सजेशंस फॉर द चेंज इन दिस पॉलिसी, यानी उसी टाइम पे साथ ही इस नीति में बदलाव के लिए कुछ सुझाव भी दिए। यानी जब पूरी रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने वुड्स डिस्पैच की, फिर उसमें अपने सुझाव दिए हंटर कमीशन ने। इनके 2 सुझाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन से पढ़ते हैं? फर्स्ट जो है, गवर्नमेंट शुड लीव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑन लोकल बॉडीज, यानी इनका मानना था कि सरकार को क्या है, अपनी जिम्मेदारी किसे दे देनी चाहिए, लोकल बॉडीज को दे देनी चाहिए। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे अब यही रूल तो अप्लाई हो रहा है। अब देखो यूपी में अगर कुछ भी होता है तो कौन करता है? यूपी गवर्नमेंट करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना करती है, यूपी गवर्नमेंट करती है। तो ये किसके हाथ में आ रही है? लोकल बॉडीज के हाथ में आ रही है। और यूपी गवर्नमेंट क्या है? डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर देता है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? स्कूल को ऑर्डर देते हैं या ब्लॉक को ऑर्डर देते हैं कि तुम संभालो, है ना। और स्कूल में क्या है? स्कूल में प्रिंसिपल संभालता है। तो क्या है? लोकल बॉडीज के हाथ में दे दी जाए। ठीक है, एंड दैट ऑफ द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सरकार को प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो स्थानीय निकायों यानी नगर पालिका बोर्ड और जिला बोर्ड पर, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व निजी संस्थानों और संगठनों पर छोड़ देना चाहिए। यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन है उसे किसे दे दें? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और जनरलाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, वो अच्छी तरीके से देख लेंगे। जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैसे हुई? जैसे कि समिति के कॉलेज होते हैं, आधे प्राइवेट होते हैं आधे गवर्नमेंट होते हैं, यानी सेमी गवर्नमेंट होते हैं। उनमें क्या है? ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट था इनका कि गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अ लिबरल पॉलिसी इन ग्रांट इन एड सिस्टम। इन दिस कंटेक्स्ट द कमीशन गेव द फॉलोइंग सजेशन, यानी सरकार को अनुदान सहायता प्रणाली में उदार नीति अपनानी चाहिए। यानी क्या सहायता प्रणाली, यानी पैसे से सहायता करनी चाहिए, ग्रांट इन एड देनी चाहिए, जहाँ भी ज़रूरत हो पैसे की वहाँ पैसा दिया जाए। भाई पैसे से ही तो तरक्की होती है। अगर तुम टीचर्स को अच्छी सैलरी दोगे तो टीचर्स अच्छे होंगे, स्कूल अच्छा बनाओगे तो स्कूल अच्छा होगा, सारी फैसिलिटीज़ दो तो बच्चे भी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। जब टीचर्स अच्छे होंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। और टीचर्स के पीछे भी पैसा लगाया जा सकता है, टीचर्स को ट्रेंड करके। ठीक है, तो इसी संदर्भ में कुछ पॉइंट थे कि बिसाइड टीचर्स सैलरीज एंड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, ग्रांट शुड ऑल्सो बी गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, यानी टीचर्स को सैलरीज दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को, और कुछ पैसा क्या है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाए, लेबोरेटरीज के लिए पैसा दिया जाए यानी लैब बनाई जाए, और लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकें। तो इसमें क्या है? खर्च किया जाए, अनुदान दिया जाए। ठीक है, द रूल्स फॉर द ग्रांट इन एड शुड बी सिंप्लीफाइड एंड लिबरलाइज, यानी जो तुम ग्रांट इन एड दे रहे हो, जो तुम सहायता दे रहे हो, जो तुम पैसा दे रहे हो, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से देना चाहिए। उसका ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए कि एक ही कॉलेज को या किसी पर्टिकुलर कॉलेज को ही दिया जाए। ठीक है, द रूल्स फॉर द ग्रांट इन एड शुड बी मेड इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविंशियल नीड्स, यानी अनुदान सहायता के नियम प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। अनुदान सहायता के नियम अलग अलग पहलुओं के लिए अलग से बनाए जाने चाहिए, यानी अलग अलग कॉलेज का मतलब है जैसे किसी कॉलेज की कंडीशन ज़्यादा बेकार है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करें, जैसे कोई कॉलेज की कंडीशन ठीक है तो उसे थोड़ा कम पैसा भी दे देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और अलग अलग एस्पेक्ट में देख के ही पैसा दिया जाए। ठीक है, अनुदान सहायता के लिए संशोधित नियम और बाद में किए गए किसी भी परिवर्तन को आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में शामिल सभी लोग विशेष रूप से प्राचार्यों को सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्यालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के आवेदन किसी भी पहलू पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि भाई देखो सबसे पहले तो टाइम पे पैसा दिया जाए, यानी जिस टाइम जरूरत हो उस टाइम पैसा दिया जाए। अब जरूरत तो आज हो, पैसा दे रहे हो 6 महीने बाद या ग्रांट इन एड तुम 1 साल बाद दे रहे हो तो उसका कोई मतलब बनता नहीं। दूसरा, अगर तुम पैसा रोक रहे हो तो उसका एक स्ट्रॉन्ग इशू होना चाहिए, ऐसे ही किसी कॉलेज का पैसा नहीं रोकना है। ठीक है, हर कॉलेज को टाइम पे ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना है। ठीक है,
और अगर किसी कॉलेज का पैसा तुम रोक रहे हो तो पूरा उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या मुद्दा है, किस वजह से रोका जा रहा है, पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड व्हाइल अप्रूविंग द ग्रांट्स टू स्कूल। अगर स्कूलों के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। ग्रांट शुड बी मेड अवेलेबल टू स्कूल्स विदाउट एनी डिले, यानी देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पैसा देने में टाइम पे पैसा आए। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ दीज स्कूल्स विच रिसीव ग्रांट, यानी अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी विद्यालय को सहायता अनुदान बिना किसी कारण के रोका नहीं जाना चाहिए। वही बात है जो मैं बता रही हूँ कि बिना किसी कारण का किसी का भी पैसा ना रोके, टाइम टू टाइम कॉलेज को पैसे पहुँचाएं, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, टीचर्स की सैलरीज के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी बनाना, लेबोरेटरी बनाना, पानी की फैसिलिटीज़ अच्छी करना, तो बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर होती हैं। ठीक है। अब इसकी मेजर रिकमेंडेशन पढ़ेंगे हंटर कमीशन की प्रमुख संस्तुतियाँ। ठीक है। यानी कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या चीज़ रिकमेंड की, क्या प्राइमरी में चेंजेस होने चाहिए, क्या सेकेंडरी में होना चाहिए, क्या कॉलेज एजुकेशन में चेंजेस होने चाहिए, क्या ट्राइबल पीपल के लिए होनी चाहिए, वोमेन्स एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मुस्लिम एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है। ये 4 नंबर में पूछा गया था, लेकिन हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। The Commission observed that primary education is the foundation of entire education and therefore the government should make constant efforts for its progress and expansion। यानी जो ये कमीशन है, हंटर कमीशन, इसने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन क्या है, फाउंडेशन है हमारी पूरी एजुकेशन का। कहने का मतलब है जिसको शुरुआती शिक्षा अच्छी मिलती है उसका बेस अच्छा हो जाता है। जैसे कि अब आप लोग हैं, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें तो छोटी क्लासेज में ये पढ़ाया ही नहीं गई इसलिए हमारा बेस कमज़ोर है। होता है ना कि हमें तो कभी 9th में ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, या फिर 8th क्लास में ये साइंस इस तरीके से नहीं पढ़ाई गई, तो वो बेस कमज़ोर होता चला जाता है। जैसे कि अगर 8th क्लास के बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ा हो। लेकिन 8th क्लास में क्या होता है, घसीटा लगता है कि भाई साइंस आए, चैप्टर पढ़ा, रीडिंग करी, क्वेश्चन आंसर कराए, बात कराए, कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ाते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अगर बच्चे से स्टार्टिंग पे ही ध्यान दिया जाए, प्राइमरी एजुकेशन में ही ध्यान दिया जाए, तो बच्चा कभी अपनी लाइफ में मार ही नहीं खाएगा, क्योंकि वो बेस होता है। 8th क्लास तक हम जो भी पढ़ते हैं ना, वो बच्चे का बेस होता है, और ये बेस ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना तो कहीं भी आप स्टैंड कर सकते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या है, एफर्ट्स लगाने चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के प्रोग्रेस के लिए और उसे बढ़ाने के लिए। ठीक है। प्राइमरी स्कूल शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स, यानी स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके किसे दे, डिस्ट्रिक्ट को दे, म्यूनिसिपल बोर्ड्स को दे, ब्लॉक्स को दे। ठीक है। इट ऑल्सो रिकमेंड दैट प्राइमरी टीचर्स शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। जो प्राइमरी के टीचर्स हैं, यानी टीचर्स को भी ट्रेंड किया जाए प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, जिससे कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसका स्तर बढ़ सके। ठीक है। इसी उद्देश्य से नॉर्मल स्कूल्स को भी खोला जाए। ठीक है। इन रिगार्ड टू करिकुलम, अगर करिकुलम की बात करें कि प्राइमरी स्टेज में करिकुलम कैसे होनी चाहिए, द स्टेट शुड बी गिवन अ फ्री हैंड, यानी उन्हें पूरी छूट दी जानी चाहिए कि भाई तुम अपने अकॉर्डिंग करिकुलम रख सकते हो। टीचर्स पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्कूल पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, यानी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है स्वायत्ता, यानी अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकें, फैसले खुद से ले सकें। ठीक है। इट हावेवर रिकमेंडेड दैट सब्जेक्ट लाइक, यानी इस तरीके के ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल कंपलसरी पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, फर्स्ट एड है, यानी कैसे अपना ध्यान रखना है, बैंकिंग का, ज्योमेट्री, तो ये करिकुलम के अंदर इंक्लूड किए जाने चाहिए प्राइमरी में, बिकॉज दीज आर ऑफ ग्रेटर प्रैक्टिकल वैल्यू इन लाइफ, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये हमारी रियल लाइफ में यूज़ होती है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तो ये काफ़ी ज़रूरी है ही। ठीक है। अब मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे, तो बच्चे को स्टार्टिंग में मदर टंग के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था प्राइमरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंडिजीनियस एजुकेशन, यानी स्वदेशी। ये कहने का मतलब है देसी जो स्कूल होते हैं, गांव के जो स्कूल होते हैं, उनको क्या है, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया, शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ, लिखा हुआ है एनकरेजमेंट ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन, यानी स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, स्वदेशी अपनाओ। ठीक है। द कमीशन, इस कमीशन ने रिकमेंड किया जो इंडिजिनियस एजुकेशन है इन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
इस कमीशन ने डिफाइन किया कि इंडिजिनियस स्कूल एज वन एस्टेब्लिश्ड और कंडक्टेड बाय नेटिव्स ऑफ इंडिया और नेटिव मेथड्स, यानी आयोग ने एक स्वदेशी स्कूल को परिभाषित किया कि मूल तरीके पर भारत के मूल निवासियों द्वारा स्थापित या संचालित एक रूप में। ठीक है, द स्कूल इम्पार्टिंग सच एजुकेशन शुड बी एनकरेज्ड, यानी ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, नेटिव एजुकेशन जो दे रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इस तरीके के स्कूल को एस्टेब्लिश किया जाए और उन्हें कंडक्ट कौन करें, नेटिव्स करें, यानी वहाँ के ही लोग करें। ठीक है, और नेटिव ही मेथड होना चाहिए, यानी स्वदेशी ही तरीका होना चाहिए और स्वदेशी ही लोग होने चाहिए। ठीक है, द कमीशन ऑल्सो रिकमेंड, यानी इस कमीशन ने और क्या रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर नहीं करना है इसमें, इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट को अपनी टांग नहीं अड़ानी है, उन्हें स्वायत्ता होनी चाहिए, उन्हें ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकें, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। ठीक है, कोई भी उन्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ उन पे थोपनी नहीं है। फॉर एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए कि भाई एंट्रेंस कराएं बच्चे का या कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। पुअर स्टूडेंट्स को क्या है, हेल्प करनी है, उन्हें सस्पेंड या स्कॉलरशिप देनी है, यानी उन्हें पैसे से हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से छात्रवृत्ति दी जाए, किसी भी तरीके से सहायता दी जाए जो गरीब बच्चे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, यानी प्राइमरी की हमने पढ़ ली कि भाई मदर टंग में पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव स्कूल खोले जाएं। ये इंडिजीनियस एजुकेशन था, यानी स्वदेशी स्कूल में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव टीचर्स हो, नेटिव मेथड्स हो, और स्कूल क्या है, प्रोत्साहन दे बच्चों को पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे, एडमिशन में कोई भी बाधा नहीं होना चाहिए, और टीचर्स को ट्रेन करें, और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए। अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। ये कमीशन रिकमेंड करता है कि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। शुड बी इंटरेस्टेड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थ्रू अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड, यानी क्या होना चाहिए, विस्तार से अनुदान सहायता प्रणाली के माध्यम से निजी संस्थानों को सौंपा जाना चाहिए, यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें सौंपी जानी चाहिए कौन सी, सेकेंडरी एजुकेशन, और उन्हें मदद दी जानी चाहिए पैसे से, यानी ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी ग्रांट इन एड उन्हें भी दिए जाए, यानी पैसे की सहायता उनकी भी की जाए। ठीक है भाई, लाइब्रेरी बनती है, उसमें भी पैसा लगता है, लेबोरेटरी बनती है, स्कूल कंस्ट्रक्शन है, टीचर्स की सैलरी दी जाती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये क्या है, उन्हें अनुदान प्रणाली दी जाए। ठीक है, अनुदान सहायता दी जाए। द कमीशन एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल विड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट एंटरप्राइज, यानी आयोग ने प्रत्यक्ष उद्यम से सरकार की क्रमिक वापसी की नीति की वकालत की। गवर्नमेंट शुड ओपन इट्स स्कूल एट सच प्लेसेस वेयर प्राइवेट स्कूल डू नॉट एग्जिस्ट, अगर सरकारी स्कूल खोलने हैं तो ऐसी जगह खोलें जहां प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, where it is not possible for the private bodies to establish their education institutions, यानी क्या है, जहाँ निजी निकायों के लिए अपने संस्थान स्थापित करना संभव नहीं है, यानी जहाँ प्राइवेट स्कूल पॉसिबल नहीं है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल खोले जाएं। ठीक है, बहुत सी जगह प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो वहाँ गवर्नमेंट अपने स्कूल खोल सकती है। ठीक है, अब है डाइवर्सिफाइड कोर्स, यानी डाइवर्सिफाइड कोर्स का, यानी जिसे जो कोर्स करना है वो कोर्स कर सकते हैं। दो तरीके के कोर्स हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। ठीक है, इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि करिकुलम के अंदर जो हायर स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं उसमें दो तरीके से कोर्स को डिवाइड कर दिया। ए कोर्स जो था, यानी फर्स्ट कोर्स शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एंट्रेंस हो, जो एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हैं। बी कोर्स जो था, सेकेंड कोर्स, यानी ये कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट भी ले सकता है, कॉमर्शियल और नॉन लिटरेरी इन नेचर। ठीक है, यानी जैसे कहते हैं ना कि भाई या तो एंट्रेंस से एडमिशन हो जाए, नहीं तो पैसे दे के करवा लो, है ना, तो इस तरह का भी होना चाहिए। फिर कॉलेज एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा कि कॉलेज, इनका जो सारा फोकस था ना वो अनुदान पे था कि यानी सहायता दी जाए, ग्रांट इन एड दिया जाए, कॉलेज को भी, प्राइमरी एजुकेशन को भी, सेकेंडरी को भी, ठीक है, हायर एजुकेशन को भी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी, सभी को क्या है, ग्रांट इन एड दिया जाए, यानी जब तुम पैसे से पूर्ति करोगे तो स्कूल की अपने आप ही दशा बदल जाएगी। ठीक है, इनका पूरा फोकस इसी पे था। ठीक है,
कॉलेज को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अपने शिक्षकों को अच्छा वेतन दे सके, यानी टीचर्स को अच्छी सैलरी दी जा सके और अच्छे पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी जा सके, यानी लाइब्रेरी अच्छी बनाई जा सके और क्या है विज्ञान यानी साइंस की लेबोरेटरी जो है वो भी अच्छी बनाई जा सके। तो इस तरीके से उन्हें इतना पैसा देना है कि वो इन्हें अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है। निःशुल्क छात्रवृत्ति का अनुपात निश्चित करना, यानी बच्चों को क्या है स्कॉलरशिप भी दी जाए। सक्षम छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए जाने की सुविधा देना, यानी जो बच्चे एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, विदेश जाने के, अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, उसका भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। अब टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने क्या कहा भाई, 600 पेज का था, उसमें से ये मेन पॉइंट है तो निकलेंगे, है ना। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर अगर टीचिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे टीचर रखने पड़ेंगे। और टीचर अच्छा कब बनता है, जब उसे ट्रेंड किया जाता है तब टीचर अच्छा बनता है। अब जैसे कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, पढ़ाना आप सभी को आता है, लेकिन बीएड क्या है टीचर्स को ट्रेंड करता है। एमएड कर रहे हैं तो वो टीचर्स को भी ट्रेंड करता है, यानी आप बीएड कर रहे हैं तो आप छोटे स्कूल्स के लिए ट्रेंड किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एमएड कर रहे हैं तो आप बीएड वालों को पढ़ाने के लिए या बीटीसी डीएलएड को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किए जा रहे हैं। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप सभी को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, आप रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो कोर्स है ये किस लिए किए जाते हैं, ये ट्रेंड करने के लिए तो किए जा रहे हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि हम लोग कॉलेज में तो जाते नहीं हैं, है ना घर पे ट्रेंड हो जाते हैं। द कमीशन रिकमेंडेड दैट ऑल पॉसिबल एफर्ट्स शुड बी मेड टू ट्रेन द टीचर्स, यानी जितना भी एफर्ट्स लगा सकते हैं, जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं सारे लगा जाए टीचर को ट्रेंड करने के लिए। और ट्रेंड टीचर को ही अपॉइंट किया जाए स्कूल में, यानी टीचर्स को पहले ट्रेंड किया जाए और जब वैकेंसी आए तो ट्रेंड टीचर ही रखा जाए। कहने का मतलब है एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर है एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, यानी महिला शिक्षा का भी विस्तार होना चाहिए। तो महिलाओं के बारे में इन्होंने क्या कहा, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, कि अगर वुमेन एजुकेशन को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि प्राइवेट गर्ल्स शुड बी गिवन लिबरल ग्रांट्स, लेडी टीचर्स, जनाना टीचर्स एंड शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी क्या है लेडीज टीचर होनी चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, यानी उन्हें हेल्प की जाए पैसे से। ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया कि स्टार्ट वुमेन नॉर्मल स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सेपरेट इंस्पेक्टोरेट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, यानी नॉर्मल स्कूल्स होने चाहिए या फिर अलग स्कूल्स होने चाहिए लड़कियों के लिए। ठीक है। मुस्लिम एजुकेशन के लिए क्या कहा इन्होंने कि भाई मुस्लिम एजुकेशन बहुत बैकवर्ड है एजुकेशनल फील्ड में। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो स्कूल हैं वो बहुत कम है और मुस्लिम एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया गया है, अब भी बहुत कम है। इनके लिए सेपरेट मुस्लिम स्कूल्स खोले जाएं मुस्लिम बच्चों के लिए। ठीक है। पीपल शुड बी एनकरेज टू ओपन स्कूल्स फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन, यानी ओपन स्कूल भी खोले जाएं। मुस्लिम स्कूल्स ऑफ एंशिएंट टाइप शुड बी एनकरेज, यानी पुराने जमाने से जो हमने मुस्लिम एजुकेशन पढ़ी थी उन्हें क्या है बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो मदरसे और ये मक्ताब बने थे। ठीक है। लिबरल फाइनेंस एड दी जानी चाहिए मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, यानी जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं मुस्लिम्स के उन्हें क्या है पैसे से सहायता दी जाए। मुस्लिम स्कूल इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए जिससे कि वो सारे स्कूल का इंस्पेक्शन करे, सारे स्कूल का निरीक्षण करे, जांच करे। ठीक है। अब बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन देख लेते हैं, यानी पिछड़े वर्ग की शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा। हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट स्कूल स्पेशल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए। It further suggested that some government should be open for children of backward classes. Their suggestion of commission lead to the progress, यानी अगर उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे, बैकवर्ड पे ध्यान दिया जाएगा, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड वर्ग है, वो क्या है प्रोग्रेस हो जाएगी उसकी, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो इनकी प्रगति के लिए भी अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये था आपका हंटर कमीशन। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। वैसे ये 4 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता नहीं है। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।